तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी, कुछ लॉस बताए थे। उसके बाद में हमने बात की थी कि आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, ये जेई 2025 का पीवाईक्यू है जो कि मेंस के अंदर आया था। तो ये कुछ पीवाईक्यूज है, ये वाला पीवाईक्यू नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन जनरेट किया है जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सोल्व करें आज। देखो क्या कहना चाह रहा है। अगर वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर से लाइक करना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, सो सबसे पहले लेट ए जो है ये एक सेट है आपका जो कि दिया हुआ है, नेचुरल नंबर है 1 से 10 तक के। ठीक है, उसके बाद में आपके पास एक सेट है बी जो कि है m बाई एन सच दैट m एंड n बिलोंग्स टू ए। m और जो n है वो सेट ए के अंदर से आ रहे हैं, उसी के कुछ एलिमेंट्स हैं। एंड m लेस देन n, m जो है n से छोटा है। और इसका जीसीडी, जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं, मतलब कि m और n के अंदर बड़े से बड़ा जो कॉमन डिवाइजर होगा, जैसे कि 3 एंड 2 के अंदर बड़े से बड़ा कॉमन क्या रह सकता है? 1 ही रह सकता है। 4 और 2 के अंदर बड़े से बड़ा कॉमन 2 रह सकता है। वैसे ही यहां पर इसके अंदर बड़े से बड़ा कॉमन 1 रह सकता है। जीसीडी m n 1 होना चाहिए, ये बोल रहा है आपके बी सेट के अंदर। देन n ऑफ b, मतलब कार्डिनलिटी पूछ रहा है यहां पे b की, इज इक्वल टू। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपके पास कार्डिनलिटी पूछ रहा है बी की, जहां पर अपने पास सेट ए दिया गया है जहां से एलिमेंट उठाया एम और एन, और सेट बी जो है आपको कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो करते हैं इसको सोल्व। इसने कंडीशन दी है कि जीसीडी जो है, जीसीडी एम एन होना चाहिए आपका 1, और बोल रहा है कि जो आपका एम है वो लेस देन रहेगा एन के। तो हम क्या करते हैं अपने पास पता है कि m और n आ रहा है आपके सेट ए से, सेट ए के पास 1 से 10 तक के एलिमेंट्स है। तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू पहले रखते हैं 1, m की वैल्यू 1 से 10 तक रख के चेक कर लेंगे कि 1 के लिए कौन कौन सा n आपके पास यहां पर अवेलेबल होगा, कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा, वो एलिमेंट रह जाएगा और वो उसके साथ में ये वाला रिलेशन बन जाएगा, तो जो कि इस सेट बी के अंदर एलिमेंट आएगा। तो m इक्वल टू 1 के लिए आपका n क्या क्या हो सकता है? देखो सबसे पहले ये देखो क्या बोल रहा है ये कि m जो है वो n से छोटा है, तो n जो भी लेना है 1 से बड़ा लेना है। ठीक है, तो 1 से बड़ा लो n, 1 से बड़ा क्या हुआ यहां पे 2, तो 2 और 1 का जीसीडी 1 ही होता है। उसके बाद 3, 3 के साथ भी जीसीडी 1 ही होता है। देखो अगर ये 1 है ना तो 1 के साथ कोई भी एलिमेंट ले लो, सभी का जीसीडी 1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे कम से कम इसके साथ तो 1 ही होगा ना, 1 का जीसीडी किसी के साथ भी लो वो 1 ही होता है। सो 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, उसके बाद जब m अपना 2 होगा तो n, सबसे पहली बात m से बड़ा होगा n, तो 1 और 2 में से तो कुछ लेंगे नहीं, 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 एंड 2 का जीसीडी 1, फिर उसके बाद 4, 4 और 2 का जीसीडी 2 होगा, तो इसको नहीं लेंगे यहां पे क्योंकि हमें चाहिए वो ही वाले एलिमेंट जिनका जीसीडी 1 हो। तो 4 के बाद 5, हाँ 5 और 2 का जीसीडी 1, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 6, तो 6 और 2 का कॉमन, 6 और 2 में क्या कॉमन होता है? 2 होता है ना, तो 6 भी नहीं होगा। फिर 7, 7 रहेगा, इसी तरह से 8 नहीं होगा, 9 रहेगा, फिर रहेगा बस 10 भी नहीं रहेगा। फिर इसी तरह से m इक्वल टू 3 के लिए n इक्वल टू 4 5 6 नहीं रहेगा, 7 8 9 नहीं रहेगा और 10। इसी तरह से m इक्वल टू 4 के लिए n आपका रहेगा 5, उसके बाद 7 6 नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद 8 नहीं रहेगा, 9 एंड 10 भी नहीं रहेगा। ठीक है, फिर m इक्वल टू 5 के लिए n आपका रहेगा सबसे पहले 6, हाँ ठीक है,
7 भी रहेगा, 8, हाँ 8, उसके बाद 9, 10 नहीं रहेगा क्योंकि 10 और 5 का जीसीडी 5 आता है। उसके बाद में m इक्वल टू 6 के लिए n क्या रहेगा, 7 रहेगा, 8 नहीं रहेगा, 9 भी नहीं रहेगा कि 3 कॉमन आ जाएगा 9 और 6 में से, 10, 10 भी नहीं रहेगा, तो इसके अंदर केवल 7 रहेगा। फिर m इक्वल टू 7 के लिए n आपका रहेगा 8, 9 एंड ऑल्सो 10। उसके बाद m इक्वल टू 8 के लिए 9, 10 नहीं रहेगा, ठीक है। फिर m इक्वल टू 9 के लिए n इक्वल टू 10 रहेगा, और m इक्वल टू 10 के लिए कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कितने एलिमेंट जब m आपका 1 होगा तो n क्या क्या रह सकता है, तो उतने ही वो एलिमेंट बन जाएंगे ना b के अंदर। सेट b क्या बोल रहा है, m बाय n टाइप के एलिमेंट है, तो m जब 1 होगा तो n 2 हो सकता है, तो 1/2, 3 भी हो सकता है तो 1/3, ऐसे ही 1/4, ऐसे ही 1/5, तो ऐसे ही इतने ही एलिमेंट हो जाएंगे ये जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इन्हीं को काउंट कर लेंगे, हमें बताना क्या है, कार्डिनलिटी। तो कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गए, फिर 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। तो जो एन ऑफ बी है वो आ गया आपका 31, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ बी आपका है 31। ये आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर है। हमें यहां पर पूछा था, कार्डिनलिटी पूछी थी बी की, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये आपका 2025 में जेईई मेंस के अंदर आया था क्वेश्चन। सो अभी इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है ये, इसने सेट दिए हैं, इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। अब देखो इंटीजर होता है ना, उसको जेड के साथ साथ आई के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटल आई। तो अगर कहीं पर एग्जाम में आपको कैपिटल आई दिख जाए तो उसका मतलब है इंटीजर नंबर, ठीक है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, और जो x है वो है आपका -2 लेस देन इक्वल टू और 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू। जो x है वो -2 से 2 के बीच में है, और क्या है, क्या बोला है, इंटीजर है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, आपका सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूं यहां से। तो क्या होगा यहां से, आपका सेट इंटीजर है, -2 लेस देन इक्वल टू है, तो इक्वल है तो -2 भी आएगा इसमें इंक्लूड, -2 -1 0 1 एंड 2, ये एलिमेंट हो गए इसमें, ठीक है। x जो है आपका -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और -2 और 2 के इक्वल भी है, तो -2 से बड़ा। तो इंटीजर के अंदर क्या आता है, -2 के बाद -1 0 1 एंड 2, 2 और -2 के बराबर है, इसलिए ये भी एलिमेंट इसके अंदर आ गया। उसके बाद सेट बी है आपका, क्या है, x बिलोंग्स टू z, जहां पर x जो है आपका 0 से 3 के बीच में है, इंटीजर है, 0 से 3 के बीच में, मतलब 0 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर सी है आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी ये ध्यान देना, ये नेचुरल नंबर में है, और x जो है 1 से 2 के बीच में है, तो 1 से 2 के बीच में तो नेचुरल नंबर में कुछ होता ही नहीं है, तो 1 और 2 ही होगा x इक्वल। सो सी के अंदर होगा 1 एंड 2। फिर है सेट आपका डी। डी क्या बोल रहा है, x कोमा y बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इसके बारे में अभी हम ये क्वेश्चन करने के बाद पढ़ेंगे। तो इस वाले का उसके बाद में बताऊंगा मैं आपको, या फिर मैं आपको समझा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग ये वाला कर लेना। अभी इन तीनों के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। डी के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है ये, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कार्डिनलिटी बतानी है ए यूनियन बी यूनियन सी की। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी यूनियन सी। तो यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है।
सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेंगे। वो क्या होगा देखो, सेट बी के अंदर और सी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है 1 एंड 2 वो तो आएंगे ही, साथ में ये वाले एलिमेंट भी आएंगे। सो बी यूनियन सी हो जाएगा आपका 0 1 2 एंड 3। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में हमें क्या पता क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए के साथ और यूनियन ले लो इसका, तो इसके अंदर और क्या क्या ऐड हो जाएगा, -2 और -1 भी। ठीक है, क्योंकि 0 1 2 तो इसके पास भी है। सो -1 -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब यहां से पूछ रहा क्या है, ये क्या पूछा इसने, कार्डिनलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कि होगा आपका कितना 1 2 3 4 5 6। ये आ गया आंसर आपका इसका फर्स्ट ए का। ठीक है, बी में क्या पूछ रहा है, ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी निकाल देंगे पहले। ए यूनियन सी 1 2 कॉमन एलिमेंट तो इसी के अंदर है, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा यूनियन में। -2 -1 0 1 एंड 2, तो इसके कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद में ये आपका था बी, उसके बाद में सी क्या है, सी है आपका, सॉरी बी तो कुछ और था, हमने पहले सी कर लिया। ठीक है, बी क्या बोल रहा है, सी यूनियन बी, तो ये तो आपको पता ही है, यूनियन के अंदर ये वाला हमने लॉस पढ़े हैं, उसमें भी बताया था मैंने, जनरल ये पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो सी यूनियन बी है वो बी यूनियन सी के इक्वल ही होता है। तो हमने बी यूनियन सी निकाला है ना, क्या है, कितने एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4, तो एन ऑफ बी यूनियन सी क्या होगा आपका 4, ये भी आ गया आपका। फिर लास्ट में है एन ऑफ डी, तो ये इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, अभी मैं इसको साफ कर देता हूं। इसके बाद में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है जिससे रिलेटेड हर बार कम से कम एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रेंज प्रॉब्लम ऑन कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसके थ्रू इसको समझते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने पास, ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 59% इंडियंस लाइक टी, 59% इंडियंस को टी पसंद है, एंड 78% लाइक कॉफी, एंड 78% इंडियंस कॉफी पसंद करते हैं। इफ X% ऑफ इंडियंस, यहां पर X माना है, अभी हमें इसी के बारे में पता करना है। ठीक है, X% ऑफ इंडियंस लाइक बोथ टी एंड कॉफी, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सो इसमें हमें दिया गया है कि 59% इंडियंस है जो कि टी पसंद करते हैं, एंड 78 इंडियंस है जो कि कॉफी पसंद करते हैं। तो X% इंडियंस ऐसे हैं जो दोनों ही पसंद करते हैं, हमें पता करना है कि ये X क्या है। ठीक है, मतलब यहां पर क्या पूछा है, नंबर पूछा है ना इंडियंस का, ये जैसे परसेंटेज में है, यहां पर परसेंटेज में पूछा है, वैसे यहां पे परसेंटेज में पूछा है, एन ऑफ समथिंग पूछा है, बात कार्डिनलिटी की हो रही है। ठीक है, इसी की रेंज पूछ रहा है आपसे, इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया है
रेंज प्रॉब्लम ऑन कार्डिनल नंबर, इससे रिलेटेड 100% एक दो क्वेश्चन दिख ही जाएंगे आपको हर बार, ठीक है। सेम इसी तरह का, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर शायद नंबर ही चेंज हुए हैं, बस टी और कॉफी के ऊपर ही पूछा गया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो लिख लेते हैं, लेट कर लेता हूं मैं कि 59% इंडियंस लाइक टी, तो इसको मैं मान लेता हूं सेट टी, तो एन ऑफ टी क्या है 59, और एन ऑफ कॉफी तो सी से डिनोट कर देता हूं इसको 78, ठीक है। मैंने लेट कर लिया, एन ऑफ टी आपका, सॉरी लेट नहीं किया, ये तो दिया हुआ ही आपको, एन ऑफ टी आपका 59 है एंड एन ऑफ सी आपका क्या है 78। तो हमें एक चीज पता है, एक चीज हमें क्लियरली पता है, इसके ऑप्शंस नहीं लिखे मैंने ना, चलो छोड़ो सॉल्यूशन ही देख लेंगे डायरेक्ट हम लोग। इसमें थर्ड क्या बोल रहा है देखो, बोथ, जो कि बोथ लाइक करते हैं, मतलब जो दोनों ही लाइक करते हैं, इसका मतलब क्या है टी इंटरसेक्शन सी, ये एक्स है आपका, टी इंटरसेक्शन सी, और हमें एक चीज पता है ना, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी, ठीक है। जो ये हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला, ए यूनियन बी का क्या होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहीं से निकला, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर ले आए, ठीक है। तो ये वाला ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो जब ये यूज करेंगे तो क्या होगा देखो, जब ये यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू, इसकी जगह पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी, ठीक है। इसके बाद देखो वैल्यू रख देंगे x इक्वल टू एन ऑफ टी एन ऑफ सी 59 प्लस 78 माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी, ठीक है। अब ये कितना होगा 59 प्लस 78, ये होगा आपका 137 माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी। अब देखो तुम्हें एक चीज बताता हूं, ये एक्स आपका क्या है एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, अब मेरे को निकालना है इसका मिनिमम, तो एन ऑफ टी यूनियन सी जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसमें से माइनस करेंगे तभी जाके मिनिमम मिलेगा ना इंटरसेक्शन का, ठीक है, क्लियर है। तो ज्यादा से ज्यादा ये 100% हो सकता है, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, कि बात यहां पर परसेंटेज पे चल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये 100 होगा तो 137 माइनस 100, तो ये एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी का मिनिमम कितना आ जाएगा 37, ठीक है। देखो ये चीज हमने की है ऑप्शंस देख के, मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूं इसमें ना, इसको साफ कर देता हूं, यहां पे ऑप्शंस लिख देता हूं इसके, वरना कंफ्यूज हो जाओगे सर हमने ये लॉजिक कैसे लगाया। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको x इक्वल टू 37, बी है x इक्वल टू 78, सी है 37 लेस देन इक्वल टू x 78, सॉरी 78 नहीं है, ये 59 है 59, और ऑप्शन डी है अपने पास कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो हमने यहां से मिनिमम तो निकाल लिया इसका, ठीक है, ठीक है, हमारे पास आ गया 37 आ गया, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं इसका मिनिमम 37 है, इसका मतलब कि जो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी है वो 37 से तो बड़ा या फिर इसके इक्वल होगा, क्योंकि मिनिमम निकाला, तो मिनिमम से या तो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा ये, ठीक है। बट हमें अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि अगर इक्वल बोल रहा है तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, बट हमें अभी कंफर्मेशन नहीं मिली ना,
क्योंकि हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि हाँ ये हो सकता है, बट हमें अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि यहां पे भी बोला है ना इसने कि 37 से बड़ा या इक्वल है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा था। हमारे पास तो कंफ्यूजन हो गया दो को लेकर। ठीक है, तो अब हमें इसका मैक्स भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैक्स क्या होगा, एन ऑफ, मैक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है मैं यहां पे लिख देता हूं, मैक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये लॉजिक ही है जो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मैक्स निकाल लूं तो वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा किसका, एन ऑफ ए कोमा एन ऑफ बी का। क्लियर है ये चीज। देखो, अगर मेरे को इंटरसेक्शन का मैक्सिमम चाहिए तो मुझे एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में से जो मिनिमम है वैल्यू है वो चाहिए होगी, वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है उससे ज्यादा तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा इक्वेशन ये सोल्व हो चुका है, इसका आंसर आ ही गया। ठीक है, मैं यहां पे समझा देता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। जैसे मेरे पास लेट कर लो कि एक सेट है ए है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, या फिर एलिमेंट क्यों रखना है, हम यहाँ पे बात ही कार्डिनलिटी पे कर रहे हैं। सेट ए है उसकी कार्डिनलिटी है 5 और सेट बी है मेरे पास उसकी कार्डिनलिटी है 8। तो दोनों में से कम से कम क्या, ज्यादा से ज्यादा, दोनों में से ज्यादा कॉमन एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 5 ही हो सकते हैं ना, 6 तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक के पास तो 5 ही है, तो दूसरा कॉमन एलिमेंट कहां से लेके आएगा खुद के, इसके पास जब खुद के पास ही, भाई साहब के पास 5 ही है एलिमेंट, वो छठा कहां से लाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसके पास कॉमन एलिमेंट 5 हो सकते हैं ना। तो हमें अगर चाहिए कि ए और बी के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे, तो हम मिनिमम लेंगे ना, इन दोनों से मिनिमम लेंगे ना, वही काम करेंगे यहां पर। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी सॉरी, यहां पर टी इंटरसेक्शन सी का मैक्स चाहिए अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम लेंगे किसका, एन ऑफ टी एंड एन ऑफ सी का। इसका मिनिमम क्या है, इसका मिनिमम आपका था, कितना था, 59, यहां पर था ना, हाँ ये रहा 59%। तो मिनिमम क्या था इसका, एक तो 59 था, ये 59 था, ये 78 था, हमें चाहिए मिनिमम, तो क्या आ जाएगा 59, यहां से 59 आ गया, मैक्स 59 आ गया, और मिनिमम आपके पास आ गया क्या, 37। तो यहां ये ऑप्शन आपका आ गया, 37 से बड़ा या बराबर 59 से छोटा है। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये डिस्कार्ड हो गया अब यहां से। ठीक है, क्लियर है। तो ये रेंज प्रॉब्लम होती है उन कार्डिनल नंबर, और इसी से रिलेटेड इसी टाइप के वो वैल्यूज चेंज कर देंगे, या फिर यहां पर कुछ और बोल देंगे, यहाँ पे टी कॉफी की बात हुई है वो पॉपुलेशन पे बात कर देंगे, या फिर बॉय गर्ल पे बात कर देंगे, और कोई मतलब डिफरेंस क्रिएट करके बोल देंगे कि बोथ, अगर कॉमन मैंने एक्स लेट कर लिया तो कितना होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये बस ये टॉपिक मेरा करवाने का मतलब यही था। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको ऐसा ना लगे कुछ नया आया है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, उसके बारे में बात करते हैं। अब मजा आने वाला है, क्योंकि अब ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग करेंगे ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देखो, लेट यहां पे मैंने माना ए एंड बी आर टू सेट्स, then A cross B is a Cartesian product if A cross B equal to x comma y
such that x belongs to A and y belongs to B। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इसको इसका नोटेशन ये होता है A क्रॉस B, जहां पर ये जो होता है इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर में होता है। जैसे दो सेट होते हैं तो जो फर्स्ट में जो एलिमेंट आएगा x, वो आपके जो पहला सेट होता है क्रॉस से पहले वाला, वहां से आएगा, और जो दूसरा सेट होता है उसके अंदर से आएगा आपका दूसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। ठीक है, तो जो ये x होता है वो बिलोंग करेगा A में, और जो ये y होता है ये बिलोंग करेगा B में। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल लेके और अच्छे से समझाता हूं। उससे पहले एक चीज और बता देता हूं, स्टार डाल के लिख लेना कि x और y जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे yx के। इक्वल हो भी सकते हैं तो उसकी एक कंडीशन है, वो भी एक स्टार डाल के लिख लेना। वो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि x एंड y इक्वल टू yx if and only if x इक्वल टू y। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, एक तरफ इंप्लाई होगा तो इफ, दूसरे तरफ भी इंप्लाई हो गया तो इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, कि ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये भी होगा। क्लियर है? उसके बाद चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं मैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट मेरे पास एक सेट है 1 2 3, सेट ए है मेरे पास, ये सेट बी है मेरे पास, ए बी एंड सी। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, उसकी भी एक तरीका है। जैसे यहां से हमें क्या करना है, जो एक्स है वो कहां से आएगा, सेट ए के अंदर से, सेट ए के अंदर से एक उठाएंगे एक्स 1, उसके बाद में उसके साथ में जो दूसरा एलिमेंट आएगा कहां से, बी से, तो अब यहां से उठाते हुए लेके आएंगे 1 कोमा ए, फिर 1 कोमा बी, फिर 1 कोमा सी, फिर 1 कोमा सॉरी सी तक ही है। उसके बाद इधर से लेके आएंगे 2। ठीक है, उसके बाद में 2 आ जाएगा, फिर 2 कोमा इधर से आ जाओ 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 2 कोमा सी। उसके बाद 3 3 कोमा ए, 3 कोमा बी, 3 कोमा सी। तो ये एलिमेंट हो गए आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के। जो ये होते हैं इनको बता दिया मैंने आपको, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। पेयर होते हैं जहां पर जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपका आता है एक की तरफ से, और जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है वो आता है अगले नेक्स्ट जो सेट होता है कि उसके बाद आपके पास, जैसे यहां पर बी है तो वहां से। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसके बाद एक चीज और बताता हूं आपको, ये साफ कर देता हूं, यहां से साफ कर देता हूं, इसको लिख देते हैं ऊपर ऊपर, ए क्रॉस बी इक्वल टू एक्स कोमा वाई such that x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, हाँ यहां से एक चीज और लिख लो स्टार डाल के, A क्रॉस B की कार्डिनलिटी इक्वल होती है कार्डिनलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई, ये वो वाला क्रॉस नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ B। मतलब मान लिया अगर मैंने लेट किया कि इसकी कार्डिनलिटी m है और इसकी कार्डिनलिटी है n, तो ये हो जाएगा mn। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हाँ, एक चीज और, इफ सेट A इज इक्वल टू 5 एंड जो सेट B है वो कुछ भी हो, जैसे 1 2 3, अगर इन दोनों में से कोई भी एक भी सेट आपका 5 हो जाता है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट हो जाता है, सॉरी एम्प्टी सेट आ जाता है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा एम्प्टी होगा। ठीक है, ये भी ऑब्वियस चीज है, क्योंकि कोई उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं होगा, तो यहाँ पे एलिमेंट कहां से लाके रखोगे आप एक्स की जगह पे यहाँ पे,
तो उसके अंदर कोई एलिमेंट, कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं, तो फाइव, ऑब्वियस फाइव आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर यही है। ये एग्जाम्पल है, इसी टाइप का एग्जाम्पल्स देख लेना। और अब जो अपने पास जो था, जो क्वेश्चन था इससे पहले जिसमें सेट डी दिया हुआ था, वो करते हैं सोल्व। ठीक है, हाँ, इसको साफ कर देता हूं मैं। ठीक है, देखो अपने पास जो सेट डी दिया हुआ था वो था x कोमा y बिलोंग्स टू n क्रॉस n, कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n में है। ठीक है, जो सेट A है वो भी आपका n ही है, B है वो भी n ही है, दोनों सेम ही सेट है। ठीक है, जहां पर x प्लस वाई इक्वल टू है 8। अब इसने कंडीशन दे दी, ये x कहां से आ रहा है आपका, नेचुरल नंबर से, y भी आपका नेचुरल नंबर से, मतलब यहां पर एलिमेंट सॉरी जो भी एलिमेंट यूज होंगे वो सारे यही होंगे, 1 2 3 4 5 से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अब इनको यूज कर करके देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इसको फॉलो कर रहे हैं, इस वाले रूल को, वो ही आ जाएंगे आप सेट, आपके सेट डी के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 के साथ कौन सा ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं कि उसका ऐड करने पर 8 मिले, तो 7, 1,7, 7 एंड 1 8। फिर 2 के साथ 6, इसी तरह से 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, उसके बाद 5 के साथ फिर से 3 लेना पड़ेगा, है ना, फिर से 3 लेना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो जो ऐड करने पर आपको मिले ये रहे। और एक चीज हमने पढ़ी थी इसके अंदर कि x कोमा y कभी भी इक्वल नहीं होता y कोमा x के, जब तक कि x इक्वल टू y ना हो। तो जो ये ऑर्डर पेयर आए हैं इनका उल्टा भी होगा इसमें, क्योंकि उनको भी ऐड करने पर 8 मिलेगा आपको। केवल 4,4 का नहीं कर सकते क्योंकि उसका 4,4 ही आएगा, तो इनका उल्टा भी लिख दो, 7,1, उसके बाद 6,2, उसके बाद 5,3। ठीक है, अब देख लो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें क्या पूछा था, एन ऑफ डी, कार्डिनलिटी ऑफ डी पूछा था, क्या है वो, 7। क्लियर, ठीक है। तो हमने कुछ पीवाईक्यूज किए, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा, और इसके ऊपर भी एक एग्जांपल कर लिया है। ठीक है, सो इसके बाद में हम बात करेंगे अपना, इसके बाद में जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा रिलेशन। ठीक है, क्योंकि रिलेशन पढ़ने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना बहुत जरूरी था, जो कि क्योंकि यही यूज आएगा उसके अंदर सारी बात ऑर्डर पेयर्स के अंदर ही होगी रिलेशन में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी रिलेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो ओके, बाय बाय, जय हिंद। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।